You're watching Times Now, India's election news headquarters, and this is the Election Premier League. The battle for Madhya Pradesh is at its last leg. Voting for 230 assembly seats will take place on November 17th. The results will be out on December 3rd. It's a neck-to-neck fight between the BJP and the Congress in the state. While both parties are confident of victory, we spoke to Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. Sitting CM who is probably facing the biggest challenge of his political career, man of the moment, Mr. Shivraj Singh Chauhan, also popularly known as Mama Ji. Sir, I know आपकी आज 7 विधानसभाओं में 7 जनसभाएं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है. Thank you so much for taking time out of us. मैं आपसे सबसे पहला सवाल जानना चाहती हूँ, एज सिटिंग सीएम कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए मेजॉरिटी लाना बीजेपी की मध्य प्रदेश में? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ईटीजी और नवभारत का जो सर्वे आया है उसमें नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही है. एक तो किसी चीज को मैं कभी चैलेंज मानता ही नहीं हूँ. हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर नेक टू नेक फाइट नहीं होगी. भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेगी और यह विश्वास मेरा, चूंकि मैं तो रोज जनता के बीच ही रहता हूं. आज से नहीं, जिस दिन से मुख्यमंत्री बना हूं जनता के बाहर कभी गया ही नहीं. जनता की आंखों से, जनता के स्नेह से, प्रेम से और आशीर्वाद से मैं पहचानता हूं कि जनता का मूड क्या है. लोग भाजपा को जिता रहे हैं. सर, बात करें चुनाव की तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी को एमपी विदाई देने वाला है. बहुत टारगेटेड अटैक आप पर किए जा रहे हैं. दिग्विजय सिंह आपकी कन्या पूजन को नौटंकी कहते हैं. कमलनाथ जी कहते हैं कि आप एक्टिंग में बेहतर करेंगे, एमपी का नाम रोशन करेंगे. तो ये सब टारगेटेड अटैक आप पर किस लिए? अगर मैं कुछ नहीं था, जनता मेरी विदाई कर रही है तो मेरे पीछे ही काय को पड़े हो. मेरा नाम सुबह शाम दिन रात, सोते उठते जागते, सभाओं में, बातचीत में केवल शिवराज ही क्यों याद आता है? इसलिए कि वो मुझसे डरे हुए हैं, वो सच्चाई जानते हैं. और इसलिए कई बार तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरा श्राद्ध भी कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से मैं उठ जाऊंगा. देखिए, हम सेवा में विश्वास रखते हैं. हमने एक एक क्षण मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास और जनता की सेवा में लगाया और जनता ये सच्चाई जानती है. और इसलिए सपने में भी कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को शिवराज सिंह ही दिखता है. पैगा जो महिला है, कल हमने देखा कैसे उन्होंने अपनी पहली फसल आपकी झोली में दान की है. ट्राइबल सीट्स हैं. 2018 में 16 सीट बीजेपी की आई थी और 30 सीट आई थी कांग्रेस की. अब की बार ऐसा क्या बीजेपी करने जा रही है कि ट्राइबल सीट का वो समीकरण चेंज होगा? पिछली बार कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी. अनेकों तरह के भ्रम इनने फैलाए थे. वो सारे भ्रम दूर हो गए और फिर हमने पेशा एक्ट लागू किया है. हमने ग्राम सभाओं को अधिकार दिया तेंदुपत्ता तोड़ने का. गांव में शांति और विवाद निवारण समितियां बनी है. पेशा में कई तरह के प्रावधान है, वो जमीन पे उतारे. नंबर 1, हमने आदिवासी नायकों का जो सम्मान किया. रानी दुर्गावती जी का 100 करोड़ रुपए का स्मारक बन रहा है. हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया. यूनिवर्सिटीज के नाम, मेडिकल कॉलेजेस के नाम, शहीदों का सम्मान. और तीसरी सबसे बड़ी चीज है वहां विकास और जन कल्याण. अब लाडली बहना योजना का लाभ भी हमारी जो गरीब बहनें हैं उनको मिलने वाला है. यहां तक कि बेगा, भारिया, शहरिया जैसे जो हमारी अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी उनके खाते में मैं 1000 रुपया डालता था 2017 से. कमलनाथ जी ने तो वो भी बंद कर दिए थे. जैसे ही 1.25 साल सत्ता में आए, सबसे पहले बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के पैसे बंद किए. तो इनने तो योजनाओं पर ताला डाला, बंद किए. लोग ये सच्चाई जानते हैं कि अब हमें कुछ देगा तो मामा ही देगा. पर कांग्रेस तो कह रही है आपकी लाडली बहना योजना है वो चुनावी जुमला है. कांग्रेस के कहने से क्या होता, आप बहनों से पूछो. कांग्रेस तो यही कहेगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है लाडली बहना योजना. 1,32,00,000 बहनों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं और वो पैसा नहीं है, उनका आत्मविश्वास है, बहनों का सम्मान है, महिला सशक्तिकरण है, आधी आबादी को पूरा न्याय है. आखिर स्त्री जाति का भी तो हक है इस धरती के संसाधनों पर. उस हक को और अधिकार को हमने दिया है. आपने मध्य प्रदेश दिवस मनाया. हमने देखा कैसे बीजेपी ने कैंपेन भी लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लागू हुई हैं. पर कमलनाथ जी कहते हैं ये तो चौपट प्रदेश है. प्रदेश का अपमान करते हैं. वो भारत को भी बदनाम कह चुके हैं एक बार. देखिए, जिस प्रदेश ने उनको मान दिया
जिस प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे उस प्रदेश को चौपट प्रदेश कहना, कहते उनको शर्म आनी चाहिए, उनको लाज आनी चाहिए। मध्य प्रदेश चौपट प्रदेश नहीं है, संसाधनों से भरपूर, तेज गति से बढ़ता हुआ इतना अच्छा प्रदेश है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इससे बेहतर, इससे अच्छा कुछ हो सकता है। चौपट कह के वो प्रदेश का और प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेजोरिटी की सरकार आ रही है, पर उनके बेटे नकुलनाथ ने तो सबको इनविटेशन दे दिया है कि 7 तारीख को आइए, कमलनाथ जी शपथ लेंगे। अब ये अजब गजब कांग्रेस है। नकुलनाथ क्या है? क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड में है? क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? क्या वो सर्वे सर्वा है? या कमलनाथ नकुलनाथ कांग्रेस अलग है? सोनिया गांधी खड़गे जी, श्रीमती सोनिया जी और खड़गे जी की कांग्रेस अलग है? अब ये तो तमाशा बना दिया। कांग्रेस पार्टी की टिकट डिक्लेयर करने के पहले बेटा टिकट डिक्लेयर कर रहा है। ये अजब गजब पार्टी है। यहां तो 2 नेता हैं, एक को मध्य प्रदेश की जनता मिस्टर बंटा ढार के नाम से जानती है, श्री दिग्विजय सिंह जी, और एक कमलनाथ जी ने 1.25 साल में प्रदेश में तबाही ला दी थी। दोनों अपने अपने बेटा को स्थापित करने में लगे हुए हैं। दोनों के बेटा अपने आप को आगे लाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं कि वो तो शपथ की तारीख तय कर लो। भाई जनता तय करेगी कि आप तय करोगे? कमलनाथ जी कहते हैं कि मैंने क्या पाप किया है जो मेरी सरकार गिरी। पूछ रहे हैं वो जनता से कि क्या ऐसा पाप हो गया था। उनने पाप किया, मैंने आपको बताया, बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया महीना खाते में जाते थे, बंद कर दिए, पाप है। संबल योजना बंद कर दी। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 रुपया हम देते थे गरीब बहनों के बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में गरीब बहनों को। वो योजना उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने बच्चों को हम लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, लैपटॉप बंद कर दिए। हम बेटियों की शादी करते थे, शादी करके भी बेटियों के खाते में पैसे नहीं गए क्योंकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बनाई थी। हमने बच्चों को साइकिल देने का फैसला किया था, दूसरे गांव जाए, उनने साइकिलें बंद कर दी। हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का फैसला किया था, कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हमने प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को नीचे जमीन पर तेजी से लागू किया था। कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ के लिए किसानों के नाम ही केंद्र सरकार को नहीं भेजे। जल जीवन मिशन शुरू उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे वापस कर दिए। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिया। हमारा सेक्रेटरीएट दलालों का अड्डा बन गया। ऐसी लूट मचाई कि प्रदेश में हाहाकार मच गया। कमलनाथ जी ये पाप नहीं थे तो क्या थे? शिवराज जी, एक सवाल और उठता है राम मंदिर को लेकर। कांग्रेस कह रही है आप राम मंदिर को चुनाव में ले आए हैं, धर्म को राजनीति को आपने मिला दिया है, और कमलनाथ जी का ये भी बयान है कि जो आप महाकाल कॉरिडोर का क्रेडिट ले रहे हैं वो उन्होंने शुरू किया था। अजब है और गजब है, मुझे तो समझ में नहीं आता। भगवान राम के मंदिर के निर्माण का कभी विरोध करते थे, कहते थे राम तो काल्पनिक है। कांग्रेस ही करते थे, है ही नहीं। कोर्ट में एफिडेविट देते थे। अब पहले पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, हम कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता रहे हैं तो उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। अब मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है, दिव्य बन रहा है, तारीख 22 जनवरी तय है, प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए इसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है। हम चुनाव में कहां ये कह रहे हैं, लेकिन डर उनको है कि उन्होंने विरोध किया। देखिए राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है, राम भारत की पहचान है, राम हमारे रोम रोम में रमे, हर सांस में बसे। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। तो पता नहीं राम के नाम पे क्यों उनको आपत्ति थी। अब मंदिर के नाम पे भी आपत्ति है। वो कह रहे हैं न्याय की चक्की चलेगी 2023 में, मॉडल एकदम तैयार है। ऐसा है कि फिलहाल तो दिग्विजय सिंह जी ने अपनी चक्की में कमलनाथ जी को पीस दिया है। इनके पास न्याय कहाँ है? इनने तो घोर अन्याय किया था। सर, एक चुनाव में ना सबसे बड़ा फैक्टर होता है बागी और कुछ रूठे हुए कार्यकर्ता। बीजेपी जिस तरीके से अपने रूठों को मनाने का कैंपेन चलाए हुए है, आपको लगता है किसके बागी मानेंगे, किसको सबसे ज्यादा डेंट करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव में रहता है। क्या कांग्रेस को बहुत बागी नहीं है, अधिकांश सब बैठ गए, बाकी से चर्चा चल रही। It's a direct fight between the BJP and Congress for Ujjain South constituency. The seat has been BJP's traditional stronghold, and the BJP has once again fielded sitting MLA Mohan Yadav from this seat. We are standing in Ujjain South constituency. This is the land of Mahakal. Remember, there was a political storm brewed
when the idols of Saptarshi were knocked off by the wind, there were allegations and counter allegations, and recently this whole city also became center of politics when Amit Shah came to Ujjain and said that Kamal Nath never praised Mahakal Low Corridor. We have a Congress spokesperson with us and also BJP spokesperson. Mr. Vivek Gupta is joining us. Also Sushil Sivash, councillor of BJP, and also Sachin Saxena and Dinesh Jadhav. Welcome everyone to this new Chaupal show, and we have few voters also. They're the most important voices here. Eventually it is they who will be voting this government to the power. They are the deciding factor. So let's start this debate. Dinesh ji, what is it that makes you so confident that Congress is coming back to power? जैसा कि आपने अपने चैनल पे पहचान ही दी कि महाकाल की नगरी उज्जैन है और इस महाकाल की नगरी को और भगवान महाकालेश्वर के देवस्थान को भाजपा के दो ही जगह उत्तर और दक्षिण में विधायक होने के बावजूद भी भारी भ्रष्टाचार के पैमाने करके भाजपा के जनप्रतिनिधियोयों ने और भाजपा ने इस शहर को वैश्विक रूप से बदनाम करने का काम किया है। शहर में विकास के नाम पर विनाश किया गया है। 50% कमीशन खाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का आना तय है और यह बीजेपी यहां से साफ होने वाली है। सचिन जी, बहुत बड़े आरोप हैं जो दिनेश जी लगा रहे हैं यहाँ पर, भ्रष्टाचार भगवान के काम के लिए भी। कैसे काउंटर कर रहे हैं आप, और क्या ये जमीन पे कहीं रेजोनेट हो रहा है? देखिए प्रज्ञा जी, आपने उनसे प्रश्न किया था कि कांग्रेस क्यों आनी चाहिए। वो ये नहीं बता पाए कि कांग्रेस क्यों आनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी में कमियां निकालने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि वो बात भी निराधार है, मैं भी बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50% की सरकार है, अभी उन्होंने जिक्र करा है, जिसका कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ आरोप है। लेकिन माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने तो मंच से स्वीकार किया था कि मैं यहाँ से 1 रुपया बेचता हूँ और 15 पैसे गाँव में। तो 85% भ्रष्टता की अगर कोई सरकार थी तो कांग्रेस सरकार है, ये इनके प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, ये स्थिति कांग्रेस की है। चूंकि इनके पास में न नीति है, न नेतृत्व है और न ही नियत है कुछ करने की। यही कारण है कि जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। महाकाल लोक के अंदर सप्तऋषि का घोटाला हुआ। चूंकि एक हल्की सी बारिश और आंधी और तूफान में सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई। कितना बड़ा घोर भ्रष्टाचार हुआ। आज महानिर्वाण दिवस है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति और यहीं जहाँ टावर पे बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 1984 में बनाई गई थी, उस मूर्तियां आंधी और तूफान झेलती है। आज तक उन कांस्य की मूर्ति के कुछ नहीं हुआ। और जो मूर्तियां 2 लाख रुपए की बनना थी, इनने 20-20 लाख रुपए में सप्तऋषियों की मूर्तियां बनाई है। पूरे देश भर में अपने आप को सनातनी धर्म का बताने वाले सप्तऋषियों की मूर्ति गिर गई है। सुशील जी, आपसे बात करें, आप काउंसलर हैं। कांग्रेस को बड़ी आपत्ति है कि आपने ऐसा घोटाला किया, ऐसे एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है, कह रही है बड़े आप अपने आप को सनातनी कहते हैं। क्या आपको लगता है क्या ये मुद्दा जमीन पर है? इवेंचुअली जब वोटर्स वोट करने जाएंगे वो मुद्दा जमीन पर रहेगा? और क्रेडिट वॉर एक तरीके से शुरू हो गई है महालोक कॉरिडोर की, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी बोला मेरे ही समय में बना था। देखिए, कांग्रेस का काम शुरू से निराधार आरोप लगाना रहा है। बीच में अभी एक फर्जी सर्वे लेकर आ गए थे, कौन बनेगा करोड़पति की एक झूठी क्लिप बना के ले आए थे कि महाकाल लोक का निर्माण किसने किया, और उसमें झूठा वीडियो बनाकर उसमें बता दिया कि कमलनाथ की सरकार द्वारा किया गया। ऐसे झूठे काम करना, झूठी बातें करना, सड़क पर झूठी बातें करके जनता को, भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाना। 15 महीने की सरकार जो इन्होंने बनाई थी वो भी जनता को बेवकूफ बना के बनाई थी। किसानों का कर्ज माफ करने की इन्होंने बात कही थी, कोई किसान का कर्ज माफ नहीं करा। 15 महीने में जनता ने देखा कि इन्होंने हमारे साथ झूठा वादा किया, झूठे काम करे, और उस 15 महीने की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका। So there are differing voices that we are hearing. There are issues of corruption, there are issues related to the poor people, and there are issues regarding various fronts. But there are also people who are saying that many things have been done. There is growth, there is development, there is cleanliness, and they would like to go for that as well. So differing voices that we are hearing from all the voters. They have set their mind who they are going to vote. It is only on 3rd of December that we will know who they voted for.
The BJP had recently organized a global phonathon wherein more than 250 non-resident Indians from 21 countries had made calls to over 15,000 voters. BJP's Foreign Affairs Department convener Rohit Gangwal said that the NRIs appealed to voters to support the BJP and also spoke about various schemes of the state government. We are working on multiple programs. Priority ones are MP Beyond Boundaries, which is a virtual campaign where we are trying to connect NRIs from more than 35 countries, and we are inviting our distinguished leaders, central ministers, to guide them and prepare them for the election. We are trying to connect them through that. Second program that we are doing is Vote for MP calling campaign, where volunteers from more than 20 countries, more than 250 volunteers are calling voters in MP and campaigning for BJP and then asking them to vote and vote for BJP. On this Sunday, we did an event called Global Calathon, where our 250 plus volunteers from 21 countries called voters in MP from 8 a.m. to 10 p.m. and campaign them for vote and vote for BJP. Third one we are doing is Pradesh Ki Baat NRI Parivar ke saath. Here we are connecting with the NRI families. Like all our NRIs are connecting with their families, their relatives and all other NRIs relatives, and we are connecting with them, providing them a one-point contact for us if they need any help, and at the same time we are asking them to campaign or vote for BJP or connect with us. So in London, we are doing in UK, in Houston, USA, and Berlin, Germany. So that's where we are doing all the rallies, and we are trying to collect all nationalist people there, and they will be canvassing for BJP from there, and we'll try to promote that event. Basically, it will be a virtual event for India. So they'll be there. That event will be telecast or broadcast in India in all the poll-bound states or just in Madhya Pradesh? Our focus is on Madhya Pradesh for now, but we, under the leadership of Vijay Chauthaiwala ji, we will try to replicate this in other states also. Let's now talk about the Muslim vote, which will be a factor on at least 22 seats for both Congress and the BJP. The 7% Muslim population in Madhya Pradesh, as per the 2011 census, could be a deciding factor. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में हर वर्ग अपने लिए कुछ ना कुछ चाहता है। ऐसे में तमाम जो वर्गों के लोग हैं वो हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उसमें से एक अल्पसंख्यक वर्ग भी है जो अपनी दुनिया में है और ये चाहता है कि उसकी दुनिया आम दुनिया से अलग ना समझी जाए। वो सरकार से क्या उम्मीदें रखता है, वो आम आदमी जो इस समय चुनाव का इंतजार कर रहा है, वो इस इंतजार में है कि उसकी अपनी जिंदगी कब बेहतर बनेगी। हम पुराने शहर में हैं, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वर्ग बाहुल्य में है। उनके क्या मुद्दे हैं, जमीनी हकीकत क्या है क्षेत्र की। हम ओल्ड सिटी पहुंचे हैं, यहां पर आम लोगों से बात करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा मौलाना जी, क्या मुद्दे हैं असल आम आदमी के और आम मुसलमान के? देखिए, हमने वतन के, आपने जो बात कही है कि अल्पसंख्यक के लिए, तो मैं एक शेर से बात शुरू कर रहा हूँ कि हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया। और हमने गुजार दी है फ़कीरी में ज़िंदगी, लेकिन कभी मुसलमान ने ज़मीर का सौदा नहीं किया। मैं याद कर रहा हूँ इस वक्त में सब जो बदलाव का जो माहौल है इसलिए है कि आवाम के अंदर महंगाई की मार जो है बहुत तगड़ी पड़ी हुई है। एक तो महंगाई और ऊपर से सरकार का कर्जे का बोझ। आपको 70-80 रुपए हो गया। नहीं, वो प्याज का मुद्दा भी महंगाई का, मगर जो सरकार ने आज से पहले जो पहले सरकार थी कांग्रेस की 2003 के अंदर, वो 20,000 करोड़ के कर्जे में थी। मगर शिवराज जी चौहान जो आए, उन्होंने 15 और 20 साल जो सरकार चलाई तो 4 लाख करोड़ 1000 करोड़ के कर्जे के अंदर सरकार है इस वक्त में। बेरोजगारी में आपसे कहा ना, युवाओं के लिए कुछ नहीं रखा इन्होंने घोषणा पत्र में। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचारी बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचारी बड़ा मुद्दा है। भटकते फिर रहे हैं, युवा ओवर एज हो रहे हैं, बच्चे जो हैं ओवर एज हो रहे हैं। अब उनके लिए क्या किया जाएगा? आगे उनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, वो बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चे? एक तो महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। आप किन मुद्दों को मानते हैं जिसको देखकर आप वोट करने जाएंगे? हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले
और रोजगार मिले। आज हालात हालात इतने खराब है, किसान तक परेशान है, और ये इन्होंने सरकार दम नहीं इन लोगों में, इन्होंने हाईजैक करी कांग्रेस सरकार।